हमारे साथ सरल पटेल जी भी हैं, हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। सरल जी, क्या हो गया कांग्रेस को महाराष्ट्र में? क्योंकि एक तरफ तो नाना पटोले ने बहुत ज्यादा लीड लेकर, अगुवाई लेकर इतना कोशिश की कि गठबंधन एक रहे, लेकिन संजय राउत कोई नहीं स्वीकार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा लड़ाई थी। तो लोग, क्या वोटर समझ नहीं पाए कि कांग्रेस की तरफ रुझान रखना है? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जफर साहब यहाँ पे स्टार्टिंग में वो एक नारा दे रहे थे, तो पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया है, सबकी आशा और उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही याद दिलाना चाहूंगा कि उनको जीत में थोड़ी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये हम भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बटेंगे कटेंगे या फिर पैसा बांटेंगे तो अच्छे रहेंगे, तो वो तो जफर साहब और विनोद तावड़े जी बता पाएंगे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है, अगर हम इस मैंडेट को बर्ड्स आई व्यू से देखें तो ये शायद कॉन्टिन्यूटी का मैंडेट है कि झारखंड में जो सरकार थी उसको कंटिन्यू करने का मैंडेट मिला और महाराष्ट्र में जो सरकार थी उसको कंटिन्यू करने का मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है कि क्या वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करेंगे या फिर जनता का मैंडेट बिट्रे करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये तो उनके पाले की बात हुई ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने अगर कंटिन्यूटी का मैंडेट दिया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो अशोक वानखेड़े कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नकारने का मैंडेट। अशोक वानखेड़े क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्या रिजल्ट आए, देखिए आप, क्या आंकड़े आए। ये कंटिन्यूटी का मैंडेट नहीं है, ये पूर्ण रूप से महाविकास आघाड़ी के बड़बोले नेताओं को रिजेक्ट करने का मैंडेट है। देखिए सुबह तक नतीजे देखिए आप, विदर्भ में देखिए क्या हुआ, मराठवाड़ा में देखिए क्या हुआ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या हुआ विदर्भ में, क्या हुआ मराठवाड़ा में? वोट परसेंटेज भी अगर आप देख लीजिए, शरद पवार 15%, कांग्रेस 18%, उद्धव ठाकरे 21%। स्ट्राइक रेट अब आप सोच लीजिए, स्ट्राइक रेट 80 और 20 का, सॉरी स्ट्राइक रेट तो 80 और 20 का अगर आप ये कहते हैं कंटिन्यूएशन, बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं 80% का स्ट्राइक रेट अगर बीजेपी ला रही है तो एक तरफ से आप मान लीजिए वेव है। अरे सरल जी, ये वेव पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विदर्भ से, पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन विदर्भ से, और विदर्भ के 62 सीटों में से 10 या 15 सीट लाते हो, इसका शर्मनाक प्रदर्शन क्या हो सकता है? जो भी इंट्रोस्पेक्शंस की जरूरत है वो चुनाव जब रिजल्ट नतीजे पूरे आ जाएंगे उसके बाद उस पर आकलन और इंट्रोस्पेक्शन होगा, नंबर 1। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो हमने पूरे चुनाव में देखा कि ये कैसे लोकलाइज्ड इलेक्शन बन गया था। तो हमने हरियाणा में भी देखा कि इलेक्शन को लोकलाइज रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लोकल फेसेस को आगे किया, आरएसएस को आगे किया। तो एक ये भी टेक अवे होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ये तो आप कभी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हम इसका आत्मावलोकन करेंगे, अभी तक आपने कौन से इसका आत्मावलोकन किया? आपने झारखंड में, आपने पूरे लोकसभा चुनाव में जो आप छत्तीसगढ़ से लेके सब जगह जो आपका राउट हुआ उसमें भी आपने आत्मावलोकन नहीं किया। टोटल 100 सीटों में से 10 राज्य ऐसे जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, उसमें से 28 सीटें आपको मिली, उसका आत्मावलोकन आपने नहीं किया। आपने हरियाणा के हार का आत्मावलोकन नहीं किया। आपने कौन सा एक तो रिपोर्ट कहीं आए कांग्रेस कहे कि ये हमने किया और इसमें रेक्टिफिकेशन किया? नहीं, ठीक है, हारते हैं, एक स्टेटमेंट जाता है। सरल पटेल, बात तो यहां तक हो रही है कि आपके बड़े नेता वायनाड में ज्यादा चुनाव प्रचार करने में इंटरेस्टेड थे बजाय महाराष्ट्र के। वो आपके कार्यकर्ता अब तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने अगर जमकर एक साथ मेहनत की होती तो शायद कुछ नंबर्स अलग होते। संघ को छोड़ा, और बीजेपी के साथ संघ बिल्कुल नहीं। और जो भी रिपोर्ट्स की बात हो रही है तो ये रिपोर्ट्स टीवी स्टूडियोज पे चर्चा नहीं होते हैं, इसका एक अप्रोप्रिएट पार्टी फोरम होता है, उस पे चर्चा की जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस पे जो भी करेक्टिव मेजर्स है वो लेंगे। तो लेकिन साथ ही साथ हम फ्री पास भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते कि जैसे उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन को यूज और मिसयूज किया है।
कैसे उनके राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी पैसे बांटते हुए पकड़े गए, कैसे छगन भुजबल ओपनली कहते थे कि अगर मुझे ईडी और इनकम टैक्स का डर नहीं होता तो मैं नहीं आता यहाँ पर, लेकिन मुझे चैन से सोना है इसलिए मैं यहाँ आ गया। कैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा जब प्रधानमंत्री मोदी देते थे तो अजीत पवार ने काउंटर किया। तो ये सारी जो बात है इस पे फ्री पास नहीं मिल सकता सरल जी, जब जनता वोट डालने निकलती है, सरल जी जब जनता वोट डालने निकलती है तो आप ही कह रहे हैं ना लोकल इश्यूज पर बीजेपी बात नहीं कर रही, तो कांग्रेस ने कितना बात किया। राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, अगर हार हुई है महाराष्ट्र में और बेशक नहीं स्वीकार कर रहे हो संजय राउत, लेकिन मंथन तो करना पड़ेगा कि हरियाणा में भी आपकी हार हुई, तो महाराष्ट्र में किन वजहों पे हार हुई? आपने लेट किया, एक योजना चल रही थी जो एकनाथ शिंदे ने ली, माझी लाडकी योजना, बहन योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 दे। वहीं महाविकास आघाड़ी ने भी यही लॉन्च कर दिया, हर महीने महिलाओं को हम 3000 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप लेट हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो रिएक्टिव पॉलिटिक्स जो कि कांग्रेस ने रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। इनिशिएटिव जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों के पास रहता है। कांग्रेस और उनके सहयोगी संगठन रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें पीछे रह जाते हैं। 2 महीने उन्होंने या 2.5 महीने उन्होंने बर्बाद कर दिए आपस में सीटों के तालमेल में, तो ये तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो ये क्या हाइंडसाइट की नॉलेज है। जिस वक्त आप ब्रास टेस्ट पे हैं, आपके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज जो है सिपा सालार हैं, आपकी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। आप स्ट्रेटेजी तय नहीं कर पा रहे। एक बात हो गई, लेकिन फिर वापस झारखंड में जाऊंगा। देखिए, झारखंड में नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, लेकिन वहां नहीं चला, वहां घुसपैठिया नहीं चला, वहां पर जो बिल्कुल नहीं चला और उस पर जफर इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को लोकसभा चुनाव से जोड़ता हूं। जफर भाई मैंने देखा, मैं आ रहा हूं सर, जफर भाई मैंने देखा वो WTC का जो मीडिया सेंटर था, वहां पर आप कितनी मेहनत कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा और उस मेहनत का असर हुआ है। लेकिन 5 महीने में ऐसा क्या हो गया जफर भाई, जो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने आपको नहीं दिया इतना अच्छा मैंडेट? जाहिर सी बात थी, अघाड़ी को वहां पे एज था। 5 महीने में ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने जो इतनी बम्पर विक्ट्री हुई है आप लोगों की? इलेक्शन में वो सारे बॉक्सेस जहां पर लगा के इसको टिक करना जरूरी था, वो हम लोगों ने टिक किया। बहुत सारे जो हम लोगों ने काम किए थे वो जमीन पे धरातल पे दिख नहीं रहे थे, वो काम दिखने लगे। इसलिए कि अब देखिए, मुंबई में रहने वाले लोग, उनको लगा कि कितनी आसानी, मैं खुद मुंबई का हूँ तो मुझे पता है कि मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई जब वो कोस्टल रोड बन गया और आपको सीटें नहीं मिली इतनी, अटल सेतु बन गया, तो उससे कितनी जिंदगी आसान हो गई लोगों की, आम नागरिकों की। और उसके अलावा जो बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम चलाए, उन लोगों तक, धरातल तक पहुंचने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये सरकार हमारी चिंता करने वाली सरकार है, ये पद की चिंता करने वाली नहीं। और महाविकास आघाड़ी में सिर्फ पद ही तो चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख थी। तो उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनको लगा कि और मैं पूरा धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत से प्रदेश की जनता को। नहीं, तो ये विकास प्रदेश की लोकसभा चुनाव में भी दिखना चाहिए था। कोस्टल रोड कोई 5 महीने पहले तो बननी शुरू नहीं हुई है, कोस्टल रोड तो सालों से बन रही है। नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे लीड कर रही है सीटों पे। 32 सीटों में से 14 सीटें उनके पास है। नहीं, देखिए 14 मुंबई में यदि आप अटल सेतु बोलता है तो मुझे लगता है उसका इंपैक्ट फिर उद्धव ठाकरे को मिला। देखिए, मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी कहाँ थी? मुंबई और कोंकण के अलावा कहाँ वो एग्जिस्ट करती है बताइए? उनका कहीं वर्चस्व है? वही मुंबई में उनको देखिए, लोग कह रहे थे उनको 36 में से जो है 26 सीटें आएंगी, लेकिन किधर 26 सीटें दिख रही हैं आपको बताइए? लेकिन आज भी नंबर 1 में है वो, आज भी उनकी सीटें ज्यादा है। नहीं वानखेड़े जी, सीटें ज्यादा है, लेकिन कहीं वैसी सीटें क्या है? आपका जो गेन है, देखिए जाफर भाई, आपका जो गेन है वो मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, 3 जगह आपने जो स्ट्राइक किया है वो अभूतपूर्व है, और वही आपको 217 पे लेके गया। अशोक वानखेड़े जी, मैंने तो कहा बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट बने हैं, बहुत सारे अलग जगह प्रदेश के अलग अलग जगह पे हुए हैं, वो भी लोगों को दिख रहा है। मैं तो एक अभी एक छोटी सी बात कि आप चूंकि महाराष्ट्र से ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जो मुंबई एंट्री पॉइंट था उसको भी खोल दिया आम नागरिक के लिए। हम लोगों ने खोला, जनता के हित में काम किया। तो जनता समझती है ना कि जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। इनको सत्ता की लालच नहीं, जनता के हित में अगर काम करना है तो जनता के हित के लिए काम करने के लिए ऐसा लग रहा है इस 6 महीने में आप लोगों ने कोई मैजिक चलाया है जनता पे, जनता ने आपको पसंद किया है। मैजिक एक मिनट सर, मैं आ रही हूँ।
ऐसा जादू आपने चलाया है कि 2020 के बाद से, जो 2020 में एकनाथ शिंदे को पसंद किया, शिवसेना ने विद्रोह किया, उसके बाद एक नई पार्टी बनाई और असली नकली का जो खेल था वो इन चुनावों में साफ हो गया। अरे वो सब तो पहले साफ हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन एक बात कह देता हूँ, ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैजिक चल रहा है। मोदी जी का मैजिक है तो क्या मोदी जी के मैजिक के सामने कहाँ लॉजिक? अभी फडणवीस जी का ट्वीट आप दिखा रहे थे तो झारखंड में नहीं चला ना। नहीं, मोदी जी जब अपने लिए वोट मांग रहे थे तब मैजिक नहीं चला उनका। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी का मैजिक झारखंड में नहीं चला। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नहीं ऐसा नहीं, हमारे फिर भी सरकार हमारी नहीं चला। नहीं, हमारी सरकार बनी, ठीक है, उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी हमारे पास, वो कमियों को दूर कर दिया। जब को दूर कर दिया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया। जहां तक झारखंड का सवाल है, आप झारखंड का सवाल है मांगे ना, मैजिक पे कैसा बोल रहे हैं? वो तो गवर्नेंस। अरे वही गवर्नेंस, जनता के लिए काम करना, जनता में समर्पित होकर जनता की चिंता करना, यही तो सबसे बड़ा मैजिक काम। रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए सर। प्रधानमंत्री जी की यही तो खूबी है कि वो जनता को समर्पित होकर जनता के लिए काम करते हैं। बिल्कुल तो मैजिक का काम करता है झारखंड में। और इन लोग जो अपने सत्ता के लिए काम करते हैं वो करंट का काम करता है। भाई ये समर्पण क्या झारखंड की जनता के लिए नहीं था क्या उनका? नहीं था। रामकृपाल जी गौरव जी नहीं, झारखंड का जवाब दे देता हूँ। रामकृपाल जी जवाब दे देता हूँ, आप ही दे दीजिएगा। रामकृपाल जी एक मिनट। बहुत समय से मैं आपसे समय मांग रहा था। आपने जो यहाँ चार्ट दिखाया था, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में जो फर्क पड़ा है, ऐसा क्यों हुआ है? पर्टिकुलरली मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूँ। जो एक स्लोगन चल गया था कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये चला। और देखिए ये उत्तर प्रदेश में भी चला और महाराष्ट्र में चला। बिल्कुल ईमानदारी की, क्योंकि आप वहाँ की डेमोग्राफी देखिए उस हिसाब से। और आज की तारीख में जो भी आप नीचे दिखा रहे थे, जैसे ही ये भ्रम खत्म हुआ, हरियाणा से शुरुआत हुई, लोगों को लगा कि ये झूठा नारा था, आरक्षण कोई नहीं खत्म करेगा। उसमें से आप देखिए कि ओबीसी का वो छोटा सा तबका और दलितों का वो नैरेटिव पहुंचा, जो 2014, 17, 19, 22, 23 में बीजेपी से इंटैक्ट था, वो छिटक करके जो चला गया था, आप देख लीजिए आंकड़ों में वो वापस आ गया। पहली बात सर, लेकिन उसका रीजन क्या आया? क्यों नहीं, रीजन उसका ही रहा कि जो ये स्लोगन चला था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो अगर उस स्लोगन में दम होता तो कम से कम अपोजिशन तो उसको नहीं, अपोजिशन उसको एक मिनट, अगर कोई इतना बड़ा नारा आपने दिया था तो उसको हरियाणा में क्यों नहीं उठाया आपने? इसका मतलब आपने वन टाइम उसका इस्तेमाल किया, हरियाणा में छोड़ दिया। एक सेंटेंस हरियाणा का चुनाव की जीत, एक सेकंड, हरियाणा में 11 में से 9 मंत्री हारे, प्रदेशाध्यक्ष हारे, स्पीकर हारा, इसको आप जीत नहीं कह सकते, तो टेक्निकली जीत है। पॉइंट नंबर, संविधान का इशू विपक्ष ने नहीं उठाया था। संविधान किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था संविधान बदलेंगे। हटाने की बात, बिल्कुल भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। एक करके सर, एक करके अमित शाह की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अयोध्या के उम्मीदवार ने नहीं कहा था, नेता कह रहे थे कि संविधान खत्म करके बोलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। आर्थिक सलाहकार अशोक जी, ठीक, अशोक जी, एक नैरेटिव, एक बात कही गई, रामकृपाल जी, पॉलिटिकल पैनलिस्ट लड़ जाए समझ में आता है, पत्रकार लड़े समझ में नहीं आता। पॉलिटिकल पैनलिस्ट लड़ जाए समझ में आता है। एक मिनट, वन बाय वन। महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूं, पहले बोल ले, वानखेड़े जी बोल ले, फिर पहले वानखेड़े जी बोल ले। मराठा आरक्षण का जो मसला था, उसमें जरांगे जो लगातार फडणवीस को गाली दे रहे थे, उससे ओबीसी फडणवीस के पीछे खड़ा हो गया। वो मराठा वर्सेस ओबीसी हो गया, तो वो पूरा का पूरा वहां शिफ्ट हो गया। देखिए, इसलिए मराठवाड़ा अभी आप नहीं बोलेंगे सर, मराठवाड़ा में जहां लोकसभा में बीजेपी को एक सीट नहीं मिली, वह बीजेपी जबरदस्त कमबैक कर गई। ठीक है राजेश जी, अब आपका टर्न, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो रामकृपाल जी ने कहा कि ये संविधान को और आरक्षण खत्म करने की बात, ये झूठा प्रचार था। मैं कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला कौन होता हूं? मैं क्यों बोलूंगा कांग्रेस की? बिल्कुल सही बात है। मैं लेकिन तथ्य की बात पे तो बोलेंगे ना। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि संविधान बदलने के हमें 400 पार चाहिए, तो फिर उसका क्या मैसेज जाएगा? क्यों नहीं उसको विपक्षी पार्टी कहेगी ये संविधान खतरे में है, ये संविधान खतरे में क्यों नहीं विपक्षी